ऐसा लेसन है 10 मिनट में ओके हो जाएगा, ठीक है। यस, अब ध्यान होना चाहिए इधर। आज हमारा टॉपिक है प्रणोद तथा दाब। कौन सा टॉपिक है बताओ? प्रणोद तथा दाब। देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला बिंदु दे रखा है प्रणोद और दूसरा क्या दे रखा है? दाब। अब नॉर्मली दाब क्या होता है बताओ? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसे क्या कहते हैं अपन? दाब। प्रणोद किसी विशेष दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद। दो स्थितियां बताइए। पहला बताया मैंने दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या कहलाता है? वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, वापस बोल रहा हूँ, है ना। याद कर लो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आता है दाब किसे कहते हैं तो भी सही बताना है, प्रणोद किसे कहते हैं वो भी सही बताना है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बताओ? दाब। क्या कहलाता है? दाब। और विशेष दिशा में, एक स्पेशल डायरेक्शन में कोई बल लगता है तो उसको अपन क्या कहते हैं बताओ? प्रणोद। समझ गए? तो एक वस्तु पर दो बल लग सकते हैं, प्रणोद भी लग सकता है और दाब भी लग सकता है। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ गए? यस, ये चीज है, इसको इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। ज्यादा इसमें काम का अपन कुछ लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल तुम देख लेना, ठीक है। दो स्थितियां दे रखी हैं, इनको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ काम की है नहीं। एक एग्जाम्पल वैसे समझा दूंगा, आएगा आंसर दे देना बस, ठीक है। एक चीज़ और ये बता रहा है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। यानी कि लंबवत लगता है। कैसे लगता है? हाँ, हॉरिजेंटल लगता है, ना कि वर्टिकल, है ना। जिसे एक एग्जाम्पल बता रहा है, हम रेत पे खड़े होते हैं तो अपने पैर आसानी से रेत में धंस जाते हैं, ठीक है। अगर रेत पर सो जाते तो पैर नहीं धंसते, क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन में? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ऐसा मानता हूँ मैं तो। यानी कि जो एरिया होता है, सरफेस होता है, वो बढ़ जाता है। और सतही क्षेत्र जब बढ़ेगा तो क्या होगा? अपन के मतलब पूरी बॉडी तो एक साथ रेत में नहीं धंस सकती है ना। यानी कि पैर तो सरफेस एरिया कम होता है, जब पैर अपन रेत पर रखते हैं तो वो अंदर की ओर धंस जाते हैं। लेकिन पूरे रेत पर सो जाएंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा पूरी बॉडी का, तो ऐसी कंडीशन में पूरा शरीर अंदर नहीं धंस पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब प्रणोद को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास कोई कागज की शीट है, ठीक है। हमारे पास कोई कागज की शीट है, और इसके किसी एक बिंदु पर या किसी एक विशेष डायरेक्शन में अगर कोई बल लग रहा है तो उसको अपन प्रणोद के नाम से जानेंगे। और पूरी शीट पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के हिसाब से कोई बल लग रहा है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? दाब के नाम से। तो यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि पूरी शीट पर जो बल लग रहा है ना, उसका प्रत्येक बिंदु को अपन प्रणोद के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है बताओ? बताओ बल किस पर लग रहा है? वापस समझो, देखो बहुत आसान है, मतलब ऐसे अपन समझ सकते हैं। बाकी ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, मतलब जैसे नॉर्मली ये किताब यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस किताब का कुछ न कुछ बल तो इस टेबल पे लग रहा है ना, मतलब इसका पूरा जो पेज है ना, हर एक पेज क्या कर रहा है? इस टेबल पर क्या कर रहा है? अपना फोर्स डाल रहा है। तो मतलब कोई एक बिंदु ले लेते हैं, इसको तो अपन प्रणोद के नाम से जानेंगे। लेकिन बहुत सारे बिंदु, यानी पूरी किताब एक साथ मिलकर क्या कर रही है? जो डाल रही है, इस पूरे को अपन क्षेत्रफल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा इसका एरिया हुआ कि नहीं हुआ? एक तो इस प्रकार रखेंगे तो ये ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, बल ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में किताब भी रेत में धंस सकती है ना, और ऐसे रखेंगे तो नहीं धंसेगी, कम चांस रहेगा। तो इसमें सरफेस एरिया कितना कम है? सतही क्षेत्र देखो ना कितना कम है, बहुत ही कम है। और इसमें कितना बढ़ गया? ये कंडीशन हो गई हम रेत पर खड़े हैं, और ये कंडीशन हो गई हम रेत पर सो रहे हैं। और इस कंडीशन में अगर अपन होंगे तो पैर क्या होंगे? रेत में धंस जाएंगे, क्योंकि सतही क्षेत्र कम हो गया, सीधी सी बात है। और इस कंडीशन में सतही क्षेत्र ज़्यादा हो गया तो रेत में यानी पैर धंसेंगे नहीं, या ऐसे कह सकते हैं अपन सोए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बिल्कुल? अब परिभाषा सुन लेना दाब की। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं बताओ? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को अपन किस नाम से जानते हैं? दाब के नाम से। समझ गए? जो बल लग रहा था ना, मतलब पूरी किताब के द्वारा इस टेबल पर, उसको अपन अब दाब के नाम से जानते हैं। अब यदि हमें दाब को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है? दाब को। तो प्रणोद में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? प्रणोद में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। इससे अपन को क्या मिल जाएगा बताओ? जल्दी बताओ। हाँ, प्रणोद में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा? दाब।
यानी दाब की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीजें, प्रणोद तथा क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है बताओ। दाब का SI मात्रक बताओ सबसे पहले। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अरे ये होता है। और दूसरे का भी शायद एक मिनट, दो चीजें दे रखी है। एक तो दाब का दे रखा है, दाब का ऐसे मात्रक दे रखा है पास्कल। क्या दे रखा है? पास्कल। याद रखना, इसको किससे दिखाते हैं अपन? PA से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? PA से। यानी कि प्रणोद में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो अपन को क्या मिलेगा? दाब। और जो भी वैल्यू मिलेगी उसके आगे अपन PA लिख के इंडिकेट कर देंगे कि ये क्या है? दाब है। हाँ, है ना। पास्कल यानी कि PA का पूरा नाम तो हो गया पास्कल, और PA किसको दिखा रहा है? यानी कि जो भी दाब लग रहा है पूरे उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए कि नहीं? यस। अब कुछ सूत्र इसमें दे रखे हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूले का यूज करके इनको निकालना है। इनको देख लेंगे, फिर अलग से इंक्लूड कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी वो चीजें पढ़ते हैं जो ज्यादा काम की अपने। अब अगला बिंदु कौन सा है बताओ? अगला बिंदु तरलों में दाब। यस, तरल में किस प्रकार दाब होता है। अब सिंपल सी बात है, द्रव और तरल, द्रव और गैसेस सभी क्या होते हैं? तरल होते हैं। गैस को भी अपन लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे सिलेंडर देखा होगा, उसमें गैस जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है। और ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, ठीक है। इसी प्रकार तरल भी क्या करते हैं बताओ? दाब लगाते हैं। बर्तन की दीवारों पर भी वो क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। सिलेंडर कभी कभी फट जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गैस भरी जाती है, और कभी और एक्स्ट्रा गैस अगर उसमें आ जाती है तो क्या होता है बताओ? या कभी सिलेंडर पुराने हो जाते हैं, बहुत घटिया क्वालिटी के हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक्सपायर हो गए, और ऐसी कंडीशन में भी उस लेवल की गैस भरी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो फट जाते हैं। तो इस चीज़ को अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो अपन सिंपल सी बात समझ में आई है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही चीज़ें क्या करती है? बर्तन की दीवारों पर दाब डालती। क्या डालती है? बर्तन की दीवार। समझ में आ गया कि नहीं? और दाब का मात्रक क्या बताया मैंने? दाब का मात्रक क्या बताया? जल्दी बता। PA। क्या बताया? पास्कल का है। हाँ, PA। यही क्या है बता? दाब का मात्रक। याद रह जाएगा यहाँ तक? ठीक है। अब उत्प्लावकता को मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। उत्प्लावकता को, है ना, इसको नॉर्मली समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। जिसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जैसे एक बोतल होती है ना, खाली बोतल, बोतल देखी तुमने? एक खाली बोतल होती है, उसको अपन किसी बाल्टी में उल्टी रख के डुबोते हैं। तो जैसे अपन उसको एक बार पूरी डुबो देते हैं और एकदम छोड़ते हैं तो वो बोतल पूरी बाहर आ जाती है ना। तो इसी चीज़ को ये उत्प्लावकता कहता है। यानी कि एक तो गुरुत्वाकर्षण की डायरेक्शन में बल लगता है डाउन ग्रेड में, और एक ऊपर की तरफ बल लगता है, ये उत्प्लावकता होती है और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ है, बस इसमें कुछ नहीं दे रखा है। मतलब गुरुत्वाकर्षण तो डाउन साइड में लगता है, नीचे की ओर लगता है, और उत्प्लावक बल जो होता है ये ऊपर की ओर लगता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, इतना सा समझ में। इसकी डेफिनेशन मैं भी बता दूंगा तुम्हें। इसमें दे रखा है, बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। समझ में आया? अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, 100% आएगा ऐसा प्रश्न। प्रश्न ये आएगा कि लोहे की कील तो डूब जाती है, लेकिन कोई और चीज़, यानी कि कोई पतली चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं, वो नहीं डूबती। या एक इसने ले रखा है, कोर्क ले रखा है, ऐसा कुछ। हाँ, कोर्क ले रखा है। अब ये बोल रहा है लोहे की कील तो पानी में डूब जाती है ना, लेकिन कोर्क नहीं डूबता है। इसका रीज़न बताओ। अब एक ही बात है, सतही क्षेत्र या फिर किसी एक पर उत्प्लावन बल लग रहा होगा, या ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली कोई भी वस्तु, एक तो कोर्क है अपने पास, दूसरा क्या है बताओ? लोहे की कील। तो एक तो ऊपर से बल लग रहा है, कौन सा बल? उत्प्लावक बल। और सॉरी, ऊपर से लग रहा है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, और पानी के द्वारा बोतल पर बल लगाया जा रहा है, कौन सा लगाया जा रहा है? उत्प्लावक बल। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो डूबा है ना उस पर बल का पूरा संतुलन है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल इतना लग नहीं रहा है, या फिर तीसरा कारण सतही क्षेत्र हो सकता है। कोर्क का सतही क्षेत्र ज़्यादा है और कील का सतही क्षेत्र बहुत ही कम है, इसीलिए कीलें तीखी बनाई जाती है। इजीली क्या होता है, उनको दीवार में अपन ठोक सकते हैं। समझ गए ना? तो ये दोनों बल है ना, इनका खेल है। इनको अगर बैलेंस अच्छे से कर लिया, है ना, यानी कि उत्प्लावक बल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? कील पानी में डूब जाएगी, और उत्प्लावक बल कम होगा तो कोर्क नहीं डूबेगा। तो ये उत्प्लावक बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कम और ज़्यादा होने से होता है। समझ गए ये बात? अब तुमसे कुछ भी पूछे कि पेंसिल डूब रही है,
ये शॉर्पनर नहीं डूब रहा है, तो ऐसे तुम बता दोगे? इतना आसान है। दो बल को ध्यान में रखना, चाहे जितने आंसर तुम दे सकते हो। और सतही क्षेत्र भी साथ में लिख सकते हो कि सतही क्षेत्र ज़्यादा होने पर भी क्या हो जाता है, चीज़ें डूबती है या नहीं डूबती है, ये दिखा सकते हो तुम। समझ गए कि नहीं? एक और चीज़ बता रहा है इसी के अंदर, घनत्व में भी काफ़ी अंतर होता है। किसमें? घनत्व। कील का घनत्व क्या होता है बताओ? कम होता है, कम ही होता है ना। और बाकी कोर्क का घनत्व क्या होता है? नहीं, घनत्व पानी के घनत्व से, कोर्क का घनत्व है ना, सुनना, पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। और कोर्क पानी का उत्प्लावक बल, देखो उत्प्लावक बल भी दे रहा है ना, कोर्क के भार से अधिक है, यानी कि पानी का उत्प्लावक बल क्या है, इसमें ज़्यादा बता रहा है। और किसका कम बता रहा है? कोर्क का उत्प्लावक बल कम बता रहा है, यानी कि कोर्क का कम है उत्प्लावक बल, तो वो नीचे की ओर कम फोर्स लगाएगा या फिर वही स्टेबल रह जाएगा, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तीन चीज़ें बताइए, एक तो ऊपर की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और एक नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल, और तीसरा है घनत्व। तीसरा क्या है? घनत्व। और चौथा सतही क्षेत्र भी तुम बता सकते हो। इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों के जवाब तुम दे सकते हो, और नोट्स में ये चीज़ें मैं और क्लियर कर दूंगा। समझ गए? अरे समझ गए? अब एक लाइन लिख रखी, इसको याद रख लेना। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु है तो द्रव पर क्या करती है? तैरती है। यानी कि जो भी हमारे पास लिक्विड है, जो भी द्रव हमारे पास है, इसका घनत्व मान लेते हैं 10 है। क्या मान ले? 10 ऐसे मान लेते हैं अपन आइडियल। तो अब इससे कम घनत्व की कोई भी चीज़ होगी वो तो इस पर तैरने लगेगी। समझ गए? समझ गई? नहीं समझी? क्या बताया? जैसे अपन ने एग्जाम्पल के लिए बाल्टी में पानी ले रखा है, पानी का घनत्व 10 मान रखा है। कितना? 10। अब कोई 8 घनत्व की वस्तु पानी में डालेंगे तो वो नहीं डूबेगी, सीधी सी बात है। वो क्या करेगी? तैरेगी। 12 घनत्व की डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगी। इतना सा याद रख लेना। ये तो समझ में आ गया। यानी कि अगर कोई पूछता है कि कील डूब जाती तो इसका उत्तर क्या बताएंगे कि पानी के घनत्व से कील का घनत्व ज़्यादा हुआ। आसान है। अपन कम और ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब नहीं होंगे। और दूसरा, कोर्क क्यों तैरता है? क्योंकि कोर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये उल्टा मत लिखना, पहले भी मैंने एक आधे दिए थे, तुमने उल्टे उल्टे लिख दिए थे। हाँ, तो ये भी उल्टा मत लिखना। एक बार और बता दूं, जैसे पानी की एक बाल्टी भरी हुई है, उसमें एक तो तुमने किल डुबोई, दूसरा तुमने कोर्क डुबोया। अब क्या होगा कि कोर्क तो तैरता रहेगा, लेकिन किल क्या होगी? डूब जाएगी। जो डूब गई उसका घनत्व क्या है? ज़्यादा, और जो तैर रहा है उसका घनत्व कम है। किससे कम है बेटा? पानी के घनत्व से। समझ गया? पानी का घनत्व हमने 10 मान लिया, किल का घनत्व हमने 12 मान लिया, और कोर्क का घनत्व हमने 8 मान लिया। तो 10 से कम क्या है? 8, यानी कि तैरता रहेगा, और 12 डूब जाएगा। समझ गए? आसान है। यहाँ से प्रश्न आता है, देखने को 100% मिलेगा, इसीलिए मैंने ये तुम्हें इतना समझाया है। अगला बिंदु है आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, वार्षिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से। अब देखो, नॉर्मली ये क्या कर रहा है, देखना, इसने डोरी से एक पत्थर को बांध रखा है ना। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो डोरी है इस पर बहुत ज़्यादा लोड है, और जैसे इस क्या करेगा, इस पत्थर को पानी में डुबोएगा तो लोड कम हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है। यानी कि इससे अपन को ये पता चलता है कि विपरीत अवस्था में कोई न कोई बल क्या होता है? लगता है। समझ गए कि नहीं? अब काम की चीज़ देखते हैं डायरेक्टली, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से अपन क्या करते हैं? डुबोते हैं। क्या करते हैं? डुबोते हैं। तो वह ऊपर की दिशा में किसका अनुभव करती है? बल का। जैसा कि बोतल के साथ देखा था, पानी में उल्टी करके बोतल को डुबोया था तो बोतल एकदम ऊपर की ओर आ गई थी। लोटा ले लो, गिलास ले लो, किसी को भी उल्टा करके डुबोगे तो वो ऊपर की ओर आ जाएगी। जैसे उसको छोड़ेंगे एक बार तो ऊपर की ओर आ जाएगी। तो यही क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। वापस सुन लेना, कोई भी वस्तु होती है उसको हम क्या करते हैं? किसी तरल में या तो पूरी डुबो देंगे या फिर थोड़ी सी डुबोते हैं, तो वो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। एक बल होता है जो उसको ऊपर की ओर क्या करता है? धकेलता है। और ये जो बल होता है ये क्या करता है? वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि वस्तु जितना पानी हटा रही है, यानी कि जैसे हमने एक गिलास को पानी में डुबोया है, तो अब मेरे को बताओ, पानी का लेवल तो ऊपर आएगा ना? आता कि नहीं आता है? जैसे बाल्टी पूरी भरी रहती है ना, अपन एक लोटा उसमें डुबोते ना, सीधा डुबो रहे भले उल्टा डुबो रहे, तो पानी खाली होता है कि नहीं होता है बाल्टी में?
खाली हो जाता है ना। जैसे ही क्या फुल बाल्टी भरी हुई है चकाचक, और अपन उसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी लोटा डुबो रहे, तो क्या होगा, पानी बाहर गिरता है कि नहीं गिरता है। तो यानी कि वो जो पानी बाहर गिरा है वो लोटे द्वारा हटाया गया है। जितना भी पानी नीचे गिरा है, अगर उसको इकट्ठा करें तो वो लोटा जितना पूरा डुबोया अपन ने, उतना उस लोटे में पानी भरा जाएगा पूरा, यानी उतने ही पानी हटाएगी जितना लोटे में समा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। वापस इसको लिख लिख के याद करना अच्छे से। वापस सुन लो, जब किसी वस्तु को किसी तरल में क्या करते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो ऊपर की दिशा में वो वस्तु क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है, और वो किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब ये किसने दिया था सिद्धांत, आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। तो इसने इसके नाम रख लिया। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये एक्स्ट्रा है, इसकी डिटेल भी तुम लिख सकते हो। क्या लिखोगे, जलयान, पनडुब्बी, दुग्धमापी या हाइग्रोमीटर, ये जितने भी उपकरण होते हैं, इन सभी को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। राजा के कहाँ दे रखा है, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। अनुप्रयोग बता रहा हूँ ना, अनुप्रयोग। हाँ, प्रयोग भी याद कर लेना पहले, लेकिन अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। इसमें विभिन्न प्रकार के जलयान जो बनाते हैं, पनडुब्बियाँ बनाते हैं, दुग्धमापी जो बनाते हैं, या हाइग्रोमीटर जो बनाते हैं, इन सभी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये अपना पार्ट कंप्लीट। कल होगी इसकी नोट्स की क्लास, और अभी जितना पढ़ाया उसको आराम से पढ़ लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। टाइम अभी 9:19 हुए, और आराम से पढ़ सकते हो। 10 मिनट चुपचाप पढ़ लो, फिर छुट्टी मिल जाएगी।